Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture we covered a new chapter of a 7th class, reproduction in plants, where we covered modes of reproduction, asexual reproduction and a vegetative propagation. Today I am going to start a new topic of this chapter, budding. So start करते हैं बेटा। जैसे कि हमने previous lectures में पढ़ लिया है कि जो reproduction है plants में वो दो टाइप से होता है, यानी कि asexual और सेक्सुअल। एसेक्सुअल को हमने कवर अप करा था, जिसमें कि उसका एक पार्ट हमने कवर किया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने पढ़ रखा है कि वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है और सीड से भी रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हमने बोला था कि जब सीड से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जबकि वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं बडिंग। So you have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope। यानी कि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे कि यीस्ट है आपका। ठीक है, सो दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स if sufficient nutrients are made available to them। यानी कि ये ग्रो कब होते हैं बेटा, यीस्ट कब ग्रो होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और कब ग्रो होता है, जब क्या होगा इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलेंगे। ठीक है, ये तभी मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक हो गया। सो रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। याद कीजिए कि जो यीस्ट होता था वो क्या होता था, आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता था, यानी कि इसके पास एक ही सेल होती है। सो लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलो अब हम देखते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपना ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा 8.3 चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर। सो टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। यानी कि आपने क्या करना है, यीस्ट केक लेना है या फिर यीस्ट पाउडर को लेना है। कहाँ से मिलेगा आपको, केमिस्ट की शॉप से मिल सकता है, बेकरी से भी मिल सकता है आपको यीस्ट का पाउडर। सो टेक अ पिंच ऑफ अ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। अब आपने एक कंटेनर को लेना है और उसमें एक पिंच ऑफ यीस्ट को क्या करना है, पूरक डाल देना है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या करना है, थोड़ा पानी भी उसमें ऐड अप कर लेना है। सो ऐड अ स्पून ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। अब एक चम्मच आपने उसमें क्या करनी है, चीनी डाल लेनी है और उसको डिजोल्व कर लेना है, शेक कर लेना है। हाथ से करते हैं ना शेक, तो उसको क्या करना है, पूरा का पूरा मिक्सअप कर देना है। सो कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। अब इसको कहाँ रखोगे आप, जहाँ पे रूम में थोड़ी गर्मी हो। ठीक है, ठंडी जगह में इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि खाना जल्दी खराब कब होता है, गर्मी के समर सीजन में। आप विंटर सीजन में खाने को देखना, फ्रिज में उतनी जल्दी रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, नहीं खराब होता है। अब यहाँ पे इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि वार्म टेम्परेचर की नीड होगी। सो आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या करेंगे, एक घंटे बाद उसमें से एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड को लेंगे बाहर और ग्लास लाइट में डालेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोप में आप उसे ऑब्जर्व करेंगे कि आपने क्या देखा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यीस्ट थी उसमें बहुत सारे यीस्ट सेल्स हमें मिल गए होंगे। सो यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर डाला, जिससे कि वहाँ पे मान लो आपकी एक सेल है यीस्ट की, और जब आपने उसको शुगर का सोल्यूशन डाल दिया, यानी कि शुगर एडअप कर दिया, वाटर एडअप कर दिया और उसे शेक कर दिया, वार्म टेम्परेचर में रख दिया, तो आपने वहाँ पे क्या देखा होगा कि रिप्रोडक्शन होने शुरू हो गया है। वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, वो कैसे दिखेगा बेटा आपको, अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देखो ये यीस्ट सेल है और यीस्ट सेल में एक बड डेवलप हो रही है। ठीक है, अब पेरेंट बॉडी से ही रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो केवल सिंगल पेरेंट की हेल्प से होगा, और उसी से क्या होगा, एक नया न्यू वन जनरेट होगा, यानी कि प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी बर्ड फॉर्म हो रही है, एक डेवलपिंग बर्ड फॉर्म हो रही है। जैसे ही ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होगी, थोड़ी बड़ी होगी, तो न्यू बर्ड एकदम से डेवलप हो चुकी है, और धीरे धीरे ऐसे ही बर्ड की चेन्स बनेगी। और जब ये बर्ड फुली मैच्योर हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये क्या होगी, इस पार्ट से डिटैच हो जाएगी, यानी कि जो ये यीस्ट है यहाँ से अलग हो जाएगी और एक नई बर्ड
सॉरी एक नई यीस्ट सेल बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो था आपका बडिंग। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा। सो स्टार्ट करते हैं आगे का। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्शन जो आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बड कहते हैं। सो द बड ग्रेजुअली ग्रोज and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये बड क्या होगी, जैसे ही मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और एक नई क्या बना देगी, यीस्ट सेल बना देगी। ठीक है, द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल। समटाइम्स अनदर बड अराइजेज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड्स। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो आपकी यीस्ट सेल है ये ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मैच्योर होगी और फिर से नई यीस्ट सेल को क्या कर लेंगी, प्रोड्यूस कर लेंगी। यानी कि फिर से यही प्रोसेस क्या होगी, साइकल्ड होगी, यानी कि दोबारा से दोहराई जाएगी। सो समटाइम्स अनदर बड अराइजेज फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ अ बड्स। यानी कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो अनदर बर्ड्स हैं वो अराइज होती रहती हैं और एक चेन बनाती रहती हैं नई नई बर्ड्स की। ठीक है, यानी कि नए नए सेल्स क्या होंगे, ग्रो होते रहेंगे। सो इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि हमें बहुत सारी यीस्ट सेल क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब आते हैं नए टॉपिक फ्रेगमेंटेशन में। सो यू माइट, ये भी बेटा पार्ट है किसका, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स कौन कौन से थे आपके, पहला पार्ट था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड पार्ट है आपका बर्डिंग, थर्ड है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को कवर अप करते हैं। सो यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, आप पॉन्ड को देखते हैं, ये आपका एक पॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे कुछ पैचेस बने रहते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। ठीक है, तो यही क्या है आपके, ये क्या है, एल्गा। क्या होते हैं, ये एल्गी होते हैं। ठीक है, इनको एल्गी बोलते हैं और इसी में क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये एक मेथड है। ठीक है, सो दीज आर द एल्गी। क्या कहलाते हैं, ये एल्गी कहलाते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रोज एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। यानी कि अगर वाटर है और न्यूट्रिएंट उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो एल्गी क्या होंगे, फटाफट मल्टीप्लाई होंगे, बनते रहेंगे एल्गी और पूरा का पूरा जो पॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा। किससे, आपके इन एल्गी से। पूरा का पूरा पॉन्ड क्या हो रहा है फिर, कवर। अच्छा, ये चीज आपने उसमें भी देखी होगी, जो राइस के फील्ड्स होते हैं ना, जो राइस का पूरा क्रॉप फील्ड्स होते हैं, उसमें अगर आपने क्या करा है, राइस को क्या करा है, जर्मिनेट किया है, चावल लगा रखे हैं, तो उसमें आप लोग पानी फिल करते हैं, यानी कि वाटर फिल करते हैं, तो उसमें देखा होगा आपने थोड़े थोड़े क्या होते हैं वहाँ पे एल्गीज मिलते हैं, यानी कि क्या होता है, ग्रीन ग्रीन पैचेस मिलते हैं, तो ये भी एल्गी है। ठीक है, सो एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू अ 2 और मोर फ्रेगमेंट, दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये आपको जो पिक्चर दे रखी है ना बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। ठीक है, अगर आप एल्गी को निकाल के माइक्रोस्कोप की स्लाइड में रखेंगे, यानी कि स्लाइड में रखेंगे और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ये कैसे नया प्रोड्यूस करेगा अपने एल्गा को, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। यानी कि इस एल्गी ने कितने कर दिए, 3 ऑर्गेनिज्म बना दिए, यहाँ पे 1 2 एल्गी क्या कर दिए, फॉर्म कर दिए। सो फ्रेगमेंट में टूट जाता है। ठीक है, और एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी कि ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है। ये एल्गी के जो थ्रेड्स हैं ये टूटते रहेंगे और नए एल्गी को प्रोड्यूस करते रहेंगे। धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका जो पॉन्ड है वो पूरे का पूरा एल्गी से क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। ठीक है, कवर अप हो जाएगा। So now we are going to a next topic or a last topic of asexual reproduction in a plant's spore formation. Okay, so start करते हैं. In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जो फंजाई होती है वो कहाँ पे ग्रो कर रही थी, आपके ब्रेड स्लाइस में कर रही थी, और किसके थ्रू यहाँ पे ये जो स्पोर्स के थ्रू हो रहा था, और स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट थे, एयर में प्रेजेंट थे। तो यानी कि जो फंजाई है वो किस में ग्रो हो रही थी, ब्रेड के स्लाइस में ग्रो हो रही थी, और किसके थ्रू हो रही थी, आपके स्पोर्स के थ्रू हो रही थी, जो कि एयर में फ्री फ्लो हो रहे थे। ठीक है,
So repeat activity 1.2 observe the spores in the cotton like mass on the bread। यानी कि आपने जो एक्टिविटी 1.2 करी थी उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो स्पोर्स हैं वो कैसे हैं, कॉटन की तरह हैं। ठीक है, ब्रेड में कैसे हैं, कॉटन की तरह हैं, कॉटन जैसे होता है ना उसमें जो स्पोर्स होते हैं उसी की तरह है। सो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। यानी कि जो आपके स्पोर्स हैं बेटा ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं किससे, स्पोरेंजियम जो कि आपको फिगर में दे रखा है, इससे स्पोर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और ये फ्री फ्लोट करते हैं एयर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण ये बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि क्या होता है। देखिए बेटा यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है ये किसका दे रखा है, आपका फंगस का दे रखा है। यहाँ पे कैसे फंगस ब्रेड में फॉर्म होती है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये इसको क्या कहते हैं, हाइफा कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या है, हाइफा है और इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको हम स्पोर्स कहते हैं। और यही स्पोर्स क्या करते हैं, एयर में फ्री फ्लोट करते हैं और मॉइस्ट एरिया में क्या होता है, ये जब सेटल डाउन हो जाते हैं, ये लैंड पे क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि कोई भी फूड मैटर है उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे, एक नया फंगस को प्रोड्यूस कर लेंगे। यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा था, स्पोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगी आपको थोड़ा सा कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये एक क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये अकर कब होता है, जब क्या हो, अकर किन में होता है, आपके फंगस में होता है या फिर बैक्टीरिया में होता है। अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप क्या कीजिए, एक ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए, ठीक है, अब उसको क्या कीजिए ना, थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, मतलब हल्का सा स्प्रे वाटर का कर दीजिए या फिर मॉइस्ट एरिया में रख दो, उसे मॉइस्ट प्लेस में रख दो। आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पे एक वाइट कलर का मास डेवलप होने लग जाएगा, यानी कॉटन कॉटन सा आपको उसमें दिखने लग जाएगा। और अगर आप उसको कुछ दिन बाद और देखोगे तो वो जो वाइट कॉटनी मास था वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके ब्लैक में, यानी कि कैसे टर्न हो जाएगा, ब्लैक कलर में। अब ये जो ब्लैक कलर है बेटा, ब्लैक कलर ऑफ मास है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, आपका ब्रेड माउल्ड कहलाता है। और ये ब्रेड माउल्ड में ब्रेड माउल्ड का साइंटिफिक नेम क्या होगा, आपका राइजोपस। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, राइजोपस, जिसको अभी हम पढ़ेंगे आगे इस लेक्चर में। तो राइजोपस को हम क्या कहते हैं, ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। अगर आप हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे ना तो इसमें क्या दिखेगा, हमें थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे। ठीक है, अब ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, हाइफा। यानी कि ये जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ऐसे ही बहुत सारे जो दिखेंगे वो आपके क्या है, हाइफा हैं और ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके रिप्रोडक्शन के लिए। ये स्पोर्स हैं, ये ही क्या करते हैं, नए फंगस को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं बेटा, एयर में रिलीज्ड हो जाते हैं और जब ये किसी भी मॉइस्ट सरफेस पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि सॉइल में या फूड आइटम्स में, तो ये फिर से क्या करेंगे, एक नया फंगस जनरेट कर लेंगे। और ये कब होता है, जब इसको अंडर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। यानी कि वो फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि क्या होना चाहिए, डैम्प और मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, या तो नमी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये फंगस डेवलप होगी। तो आगे स्टार्ट करते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, यानी कि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। ईच स्पोर्स इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड अ लो ह्यूमिडिटी। यानी कि जो आपके ये स्पोर्स हैं, ये छोटा सा स्पोर है, ये किससे कवर अप होगा बेटा, आपके ये कवर अप होगा आपके एक ऐसे करके, पूरा का पूरा कलर चेंज नहीं हुआ, रुको, ये पूरा का पूरा ऐसे करके कवर अप होगा। ठीक है, और ये हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर अप होगा ताकि उसको क्या हो, वो गर्मी होगी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या लो हो रहा है, तो उससे क्या होगा, वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम।
और इसीलिए वो क्या करेगा, बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, मरेगा नहीं, डेड नहीं पड़ेगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इसको जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए, अंडर फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। वो कंडीशंस कौन सी हैं आपकी, डैम्प है, मॉइस्ट, आपका डैम्प है और मॉइस्ट कंडीशन है, ठीक है। सो प्लांट्स सच एज अ मॉस एंड अ फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ स्पोर्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं वो जैसे कि आपका मॉस होता है, फर्न्स होते हैं, वो भी कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं बेटा, स्पोर्स के थ्रू ही होते हैं। जैसे कि आपको फिगर दे रखा है 8.8 रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन अ फर्न। अब देखो यहाँ पे एक फर्न का डायग्राम दे रखा है बेटा बुक में आपकी एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, विजिबल हो रहे हैं ना स्पोर्स। तो इसमें ये फर्न भी कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, फर्न भी एक नया फर्न कैसे, न्यू इंडिविजुअल फर्न कैसे प्रोड्यूस होगा, विद द हेल्प ऑफ अ स्पोर्स, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।